दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म लीड इंग्लिश एकेडमी के चैनल पे। तो आज आप देख रहे होंगे कि आपके चैनल के आपके बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है इंग्लिश क्लास 12। जी हाँ बच्चों, और जो आज 12th की मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ ना, पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब क्या होता है, ये आपको पूरे डिटेल्स के साथ मैं पढ़ाऊंगा। जो भी चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं ना, वो बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। आप देख रहे होंगे कि सामने एक और चीज लिखा हुआ है, इंट्रो प्लस समरी। मतलब इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट यहाँ पे होने वाला है कि पोएट एक्चुअली में इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पोएट करते क्या थे इनिशियल स्टेज में। दैट मीन्स सारी की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको पोएट के बारे में मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम जो है, ये लिखा क्यों गया था, किसके लिए लिखा गया था, कब लिखा गया था, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस समरी में। तो और सबसे बड़ी बात है कि सबसे आसान भाषा में इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप जो भाषा समझेंगे ना, वो उस भाषा का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। आप जिस भाषा में सबसे बेहतर अपने आप को महसूस करेंगे, सबसे कंफर्टेबल अपने आप को फील करेंगे, उस भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करना है कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली जो क्लास होगी ना, सबसे पहले जी हाँ बच्चों, सबसे पहले किसको मिलने वाली है, आपको मिलने वाली है। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना, जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तब जाके मेरा जो मोटिवेशन होगा ना और ज्यादा होगा, और काफी एनर्जी के साथ मैं आपको नया नया चीज सिखाऊंगा। हर एक क्लास को मैं बोरिंग नहीं, पूरे कहते हैं ना कि अट्रैक्टिव वे में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। लेकिन एक चीज खास बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं। खास बात क्या है सर, कि खास बात यह है कि जितनी भी चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा ना बच्चा, जितनी भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, उस चैप्टर का पीडीएफ अवेलेबल होगा। उस चैप्टर का क्या अवेलेबल होगा, पीडीएफ अवेलेबल होगा, पीडीएफ अवेलेबल होगा बच्चा। और वो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। जब आप पूरा क्लास आप देख लेंगे ना, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, और वहां से आप पीडीएफ को इजिली अपने मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप में रख सकते हैं। और जब आपको समय मिलेगा ना कि सर क्या पढ़ाए थे, तो उस पीडीएफ को देखिएगा ना, तो सारा चीज याद आने लगा, अच्छा सर ये पढ़ाए थे, सर ये पढ़ाए थे। तो उसके लिए अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्लास अटेंड करना है। अभी आपको क्या करना है, क्लास अटेंड करना है। कहते हैं ना कि जब तक आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे ना, तब तक आप कितना भी पीडीएफ पढ़ लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप को हम ले चलते हैं क्लास की ओर। तो क्लास क्या है बच्चों, क्लास यही है आपका जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है ना, इसका मतलब क्या है, मेरी प्रियतम, मेरी महबूबा, मैं नहीं जाता, कहा नहीं जाता। ये चैप्टर आगे में जब जब जैसे जैसे चैप्टर के आगे हम बढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों पोएट कह रहे हैं कि मेरी महबूबा, मेरी प्रियतम, मेरी अजीज, सबसे अजीज, जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, जिसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, उसके लिए कवि ने इस कविता को नरेट किया था। और उसी के लिए कह रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अरे जिससे हम इतना प्यार करते हो, भला उसको छोड़ के कहां चले जाएंगे, है ना बच्चों। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसको छोड़ के हम कहां जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखा किसने था। तो बहु किसने लिखा था, जॉन डन ने लिखा था। किसने लिखा था, जॉन डन ने लिखा था। बेसिकली जॉन डन कहां से बिलोंग करते हैं, ये इंग्लिश पोएट है। कहां के पोएट हैं, इंग्लिश पोएट हैं। ये इंग्लैंड, दैट मीन्स यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 22 जनवरी 1572 ईस्वी को कहां पे हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में एक शहर है लंदन, उस लंदन शहर में इनका जन्म हुआ था। एंड अल्टीमेटली ही वाज डाइड ऑन 31 मार्च
1631। लेकिन ये जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय है ना, वो समय सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनका जो जन्म हुआ था ना 22 जनवरी 1572 से मरने तक की अवधि में, जब ये मरे थे, एक्चुअली इनकी उम्र 59 ईयर्स की थी, उस समय तक इसने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किया था और क्या क्या किया था जिस वजह से इनको ये कविता लिखना पड़ा है। ये कवि कैसे बन गए, है ना बच्चों, ये कवि कैसे बन गए कि जो सिरफिरा आशिक होता है ना, मतलब दैट मीन्स कह सकते हैं कि एक्चुअली में उनके अंदर गहराई बहुत होती है। जो बहुत ज्यादा प्यार में लीन होता है ना, क्या इसलिए कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच गए कवि। तो कवि जो होते हैं ना बहुत गहराइयों से किसी चीज को सोचते हैं, और वही गहराई इस पर्सन को, जिनका नाम है जॉन डन, इनको अपने आप में इस दुनिया से अलग बना दिया और ये फेमस हो गए जॉन डन के नाम से। और फेमस जॉन डन के नाम के साथ साथ इनको दुनिया के अंदर प्यार से लोग मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में ये जो पोएम कंपोज किया गया था ना 1611 ईस्वी में कंपोज किया गया था इस पोएम को। और आप यहां देख रहे होंगे नीचे जो पॉइंट 1 है उसमें लिखा गया है, पॉइंट 1 है उसमें लिखा गया है बच्चा, पॉइंट 1 जो इसमें लिखा गया है, जॉन डन वाज बोर्न इन अ कैथोलिक फैमिली इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ही वाज इंग्लिश पोएट, स्कॉलर, सोल्जर एंड सेक्रेटरी। अब इस लाइन का हम हिंदी समझ लेते हैं कि जॉन डन वाज बोर्न इन अ कैथोलिक फैमिली। जॉन डन का जन्म एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। वो जो समय था ना जिस समय इनकी जन्म हुई थी, वहां पे दो, एक्चुअली रिलीजन की हम बात करते हैं ना कि दो रिलीजन के लोग ज्यादातर रहते थे। एक थे कैथोलिक वाले, दूसरे थे नन कैथोलिक वाले, जिनको एंटी कैथोलिक हम कहते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था ना कैथोलिक परिवार में हुआ था, और शहर कौन सा था, लंदन का शहर था, जो पड़ता कहां है, यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। ही वॉज इंग्लिश पोएट, वो अंग्रेजी कवि थे, अंग्रेजी के कवि थे, स्कॉलर थे, सोल्जर थे एंड सेक्रेटरी भी रहे थे। ये सेक्रेटरी शब्द जो लिखा गया ना, ये अपने आप में इस पूरे कविता को बहुत खास बनाने वाला है। दूसरा स्टेंजा हम देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डन इज चीफली रिमेंबर्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट एंड वेल नोन फॉर हिज वर्क सॉन्ग एंड सोनेट्स, सेटायर्स एंड अलगीज एंड सरमन्स। अब सॉन्ग्स और सोनेट्स, सॉन्ग्स और सोनेट्स क्या होता है देखिए। डन इज चीफली रिमेंबर्ड, जॉन डन जो कवि थे उनको मुख्य रूप से हम किस लिए याद करते हैं, क्योंकि एक मेटाफिजिकल पोएट थे, दैट मींस आध्यात्मिक कवि के साथ साथ, एंड वेल नोन फॉर हिज वर्क, और इनको बड़े अच्छे तरीके से इनके कामों के लिए याद किया जाता है। और किसी व्यक्ति को दुनिया में ना जब हम याद करते हैं ना तो उनके काम से याद करते हैं, नाम से नहीं याद करते। कि एक्चुअली में जब हम मरेंगे ना तो लोग मरने के बाद ना हमारे नाम को नहीं देखते कि हमने जो उस समय अपने समय में जो काम किया होता है ना, उस काम से लोग हमको जानते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी इंसान की पहचान किससे होती है, उनके कर्मों से होती है। डन इज चीफली रिमेंबर्ड एज मेटाफिजिकल पोएट एंड वेल नोन फॉर हिज वर्क सॉन्ग्स एंड सोनेट, सेटायर्स एंड अलगी एंड सरमन्स। अब सॉन्ग सोनेट्स क्या होता है, सॉन्ग सोनेट्स क्या होता है। सॉन्ग्स तो सबको पता है कि सॉन्ग्स क्या होता है, एक संगीत होता है, एक गीत होता है जिसको लोग गुनगुनाते हैं। जब गीत संगीत की बात होती है तो उससे एक खास चीज याद आता है कि जब तक कहते हैं ना कि जब किसी इंसान को प्यार होता है ना तो प्यार में अक्सर गुनगुनाता है। तो जब लोग ज्यादा गुनगुनाना शुरू करें ना तो समझ जाइएगा किसी ना किसी के साथ ही वाज फेल इन लव विद समवन। दैट मीन्स ये कवि थे और इनका काम क्या था, पहला तो काम था ये बड़ा अच्छा सॉन्ग के लिए इनको याद किया जाता है। सोनेट्स, सोनेट क्या होता है, एक 14 लाइन की 14 पंक्ति की एक विशेष कविता होती है जिसको हम सोनेट कहते हैं। सेटायर्स क्या होता है बच्चा, सेटायर्स क्या होता है, सेटायर्स दैट मीन्स हम कह सकते हैं सेटायर्स क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं मुख्य प्रकार की एक जिसे
क्या कहते हैं, विडंबना, विडंबना व्यंग, व्यंग तरीके से, जैसे कि कोई भी चीज है ना हंसी मजाक में हम किसी के सामने बोल दिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेटायर्स बोलते हैं। अलगीज एंड सरमन्स, अलगीज क्या होता है, अलगीज और सरमन्स क्या होता है, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अलगीज क्या होता है, शोक गीत, अलगीज क्या होता है, शोक गीत। जब हम कहीं किसी के मतलब दुख में, दुख के समय में हम किसी चीज के लिए कोई चीज गुनगुनाना चाहते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, शोक गीत कहते हैं। किसी के अंदर पीड़ा हो रही हो तो। और सरमन्स क्या होता है, सरमन्स क्या होता है कि जब देखते होंगे सरमन्स बहुत जगह उपदेश चलते रहता है। दैट मीन्स इन सारे कामों के लिए किनको याद किया जाता था, जॉन डन को याद किया जाता है, अभी भी याद किया जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा जो इसमें है, इन द एज ऑफ 12 years he was admitted in Oxford University from where he didn't get degree because of Catholicism। अब सबसे बड़ी बात है ना बच्चों कि इन द एज ऑफ 12 years ही वॉज एडमिटेड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जब इनकी उम्र 12 वर्ष हो रही थी ना, उस समय ये इनकी दाखिला कहाँ पे लिया गया था, करवाया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर करवाया गया था। वेयर ही डिडंट गेट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इनको वहां पे डिग्री नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया बच्चों, क्योंकि इनका धर्म था, कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे। अकॉर्डिंग टू सम अकाउंट्स, अगर हम दूसरे तथ्य को खंगालने की कोशिश करते हैं तो ही स्पेंट नेक्स्ट 3 years एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इन्होंने वहां जब डिग्री नहीं मिला तो अगले 3 वर्ष इन्होंने कहां पे बिताए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर। बट ऑल्सो हेयर ही वॉज अनेबल टू ऑब्टेन डिग्री बिकॉज ऑफ कैथोलिज्म। और यहाँ पे भी इनको डिग्री नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, इनके धर्म की वजह से। आफ्टर दैट ही बिगेन द स्टडी ऑफ लॉ एट लिंकन्स इन लंदन इन 1592। जब इनको कोई डिग्री नहीं मिला ना, तो इन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू करी। कब शुरू करी, 1592 ईस्वी में इन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। अब नेक्स्ट जो स्टेंजा है ना, एट द एज ऑफ 25, इनकी जब उम्र 25 साल की थी, इनकी जब उम्र कितने साल की थी, 25 साल की थी, डन वाज अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ सर थॉमस एगर्टन। जब इनकी उम्र 25 साल की थी तब इनको सर थॉमस एगर्टन का मतलब एक प्राइवेट सेक्रेटरी, मतलब निजी सेक्रेटरी के रूप में, सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील इन, और ये जो एगर्टन थे लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील इन 1598। और जब इनके यहाँ जब कोई, देखो किसी का सेक्रेटरी कब होता है, जब कोई ना कोई पद पे होता है। तो ये उनके लिए पद था, किनके लिए, थॉमस एगर्टन के लिए। हेयर ड्यूरिंग हिज वर्क ही फेल इन लव विथ एगर्टन नाइस। और अक्सर हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, जब कोई बंदा कहीं काम पे जाता है ना, काम करने के लिए जाता है, वहां पे अगर कोई लड़की होती है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। क्या बच्चों, हो जाता है ना। और ऐसा ही हुआ किनके साथ, जॉन डन के साथ हुआ। और ये जब वहां पे काम कर रहे थे, ड्यूरिंग हिज वर्क, काम करने के दौरान, ही वाज फॉल इन लव विथ एगर्टन नाइस, जिसका नाम क्या था, एनी मोर। इनकी भतीजी के साथ इनका क्या हो गया, अफेयर शुरू हो गया। दैट मीन्स मोहब्बत का सिलसिला कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ बउआ रे, जब इनकी उम्र 25 साल थी और जब इनको नियुक्त किया गया कि प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किनके यहाँ, थॉमस एगर्टन के यहाँ। तब जाके इन्होंने काम जब कर रहे थे तो वहां पे एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था एनी मोर। और ये कौन थी, थॉमस एगर्टन की भतीजी थी। इनके साथ क्या हो गया, ये प्यार में पड़ गए। आफ्टर फॉलिंग इन लव दे वेयर मैरिड इन 1601। और जब प्यार हुआ, लगभग जब प्यार हुआ था वो ईस्वी शायद 1599 का रहा होगा। 98 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी वहां पे। और 3-4 साल प्यार में रहने के बाद ये क्या करते, जब हम लोग भी जनरली ऐसा ही होता है, किसी के साथ कोई लड़का अगर किसी लड़की से प्यार करता है ना, तो वो कोशिश करता है ना कि इससे हमारी क्या हो जाए, शादी हो जाए। ऐसा ही हुआ। और ये क्या किए, बिना इनके फैमिली मेंबर, किनके फैमिली मेंबर के, एनी मोर के बिना फैमिली मेंबर के इच्छा के विरुद्ध जाके इन्होंने क्या किया, शादी कर लिया दोनों।
और यहीं से इनकी करियर क्या हो गई, और भी बर्बाद हो गई। अब अक्सर होता है कि कोई इंसान लव मैरिज करता है, खास करके भाग के शादी करता है ना। आज आप लोग भी देखेंगे समाज में वो क्या होता है, जब वो शादी करता है ना खुद से, तो उसको सामाजिक यातनाएं, उसको हम कह सकते हैं तानाएं, वो अलग से मिलती है। और जब कुछ नहीं है इस पर्सन के पास, एक तो कोई डिग्री नहीं था, ऊपर से इसने क्या किया, जहां पे काम कर रहा था वहीं पे इन्होंने क्या किए, लड़की पटा लिए। अब लड़की जब पटा लिए तो यहां भी नहीं रुके, यहां पे नहीं रुके, और क्या किए, इसको लेके भाग के शादी भी कर लिए। दैट मीन्स जब इतना कर लेता है ना, जब मुश्किल से कोई एक नौकरी मिलती है और वहां भी आप सही से नहीं रह पाते हैं, तब जाके इनका जो करियर था ना, वहीं से इनका करियर क्या हो गया, तबाह हो गया। दैट मीन्स ये अब यहां से भाग के ना, जो जगह जहां पे ये काम कर रहे थे, यहां से भाग के दूसरे शहर में चले गए और वहां पे अपनी जीवन यापन अपना बिताने लगे, जीवन जीने लगे। किसके साथ, एने मोर के साथ जीवन जीने लगे। अब जब उसके साथ जब भाग के गए, उनके साथ जीवन बिताने लगे, तो ये तो आपका था पोएट के बारे में कि पोएट एक्चुअली में पोएट की लाइफ साइकिल क्या रही होगी, तो आपको हम बता दिए। और यहाँ पे एनी मोर का जिक्र इसलिए हमने किया है कि अबाउट पोएट में, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पोयम है ना, इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली, इर्द गिर्द एनी मोर के इर्द गिर्द घूमने वाली, इसलिए हमने इस पे खास चर्चा किया। अब हम क्या करेंगे कि बिना समय बर्बाद किए हुए क्या करेंगे, हम समरी के ऊपर जाएंगे। बच्चा कहां पे जाएंगे, समरी के ऊपर। जब हम समरी पढ़ेंगे ना, तब हमको पता चलेगा एक्चुअली में कि जॉन डन कितना प्यार में पड़े थे इनके पीछे, कितना दीवानापन इनके अंदर था, कितना पागलपन था कि हम जिससे इतना बेहनता मोहब्बत करते उनसे शादी कर लिए। और शादी करने के बाद अब इंसान को जैसे अब कोई रोजगार नहीं है, तो मुश्किल तो परिस्थितियां होगी, मुश्किल परिस्थितियां होगी। और ऊपर से कि हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां पे हमारा अपना कोई भी नहीं, हमारा अपना कोई भी नहीं है। हम उस शहर में जिनके साथ जीवन मेरी बीतनी है ना, हम दो पर्सन एक साथ है जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो और हमें दोनों एक शहर में अकेले जिंदगी बिता रहे हैं। वहां से कभी 1611 ईस्वी में शादी कब किए, 1601 में शादी किए। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे दोनों एक साथ जिंदगी बिताते हैं। समरी, समरी का मतलब क्या होता है बोरे, सारांश। समरी का मतलब क्या होता है, सारांश। समरी का मतलब क्या होता है, सारांश। दैट मीन्स कि पूरा जो चैप्टर है ना, उसका निचोड़, उसका जो निचोड़ हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जितना कम शब्दों में हो सके ना सर, उतना कम शब्दों में हमको बता दीजिए कि इस चैप्टर में एक्चुअली में जॉन डन क्या क्या लिखे हैं। बिल्कुल वही हम आपको बताने वाले हैं। आप देखिएगा शुरू से, यहाँ पे लिखा हुआ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज अ लव पोएम एंड इट इज ब्यूटीफुली कंपोज्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लव एंड मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। स्वीटेस्ट लव, कभी कहते हैं मेरी प्रियतम, मैं नहीं जाता कविता, एक लव पोएम, एक प्यार भरा कविता है। एंड इट इज ब्यूटीफुली, और इसको बड़े सुंदर तरीके से किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, जो अपने समय में महानतम प्रेम कविता लिखने वाले कवि और आध्यात्मिक कविता लिखने वाले कवि हुआ करते थे। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब द इम्पल्स ऑफ लव विद अ टॉक बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज बिलव्ड। पोएट इस कविता में, कवि इस कविता में डिस्क्राइब करते हैं कि प्यार की जो उत्साह होती है ना, प्यार में जो उमंग भरा होता है ना, वो कितना होता है
प्यार एक्चुअली में अंधा होता है। ये कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि प्यार में कुछ देखा नहीं जाता, जो पसंद आ गया ना वो हमारे लिए अजीज बन जाती है, जो नहीं पसंद आया ना कितना भी खूबसूरत होती ना हम लोग भाव नहीं देते। इसी तरीके से यहाँ पे कवि कह रहे हैं, और जो प्यार की असीम गहराइयां होती है ना, प्यार की असीम गहराइयां होती है, कवि यहाँ पे अपने कविता के माध्यम से जो कवि और उनकी प्रेमिका के बीच में बातचीत हो रही है ना उसके जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। डन इज प्रिपेयरिंग टू गो, यहां पे से देखिएगा, डन इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ जर्नी। डन किस चीज की तैयारी कर रहे होते हैं कि हमें एक यात्रा पे जाना है, बट हिज बिलव्ड इज अफ्रेड ऑफ व्हाट विल हैपन टू हिम इन द जर्नी। और जो इंसान सबसे ज्यादा किसी से अगर मोहब्बत करता है ना, बेइंतहा मोहब्बत करता है ना, मैं अगर किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और वो भी मेरे से करती है, अगर मैं कहीं जाने की जिक्र करूंगा ना तो थोड़ा सा उसके अंदर एक अजीब बेचैनी आती है कि अकेले जाएंगे तो इनके साथ कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। ऊपर से क्या है, वो अरे भाग के शादी किया हुआ है तो हमेशा डर बना हुआ होता है कहीं मेरे परिवार वाले, मेरे समाज वाले इनके साथ कुछ कर तो नहीं देंगे ना। ये डर जीवन में हमेशा के लिए छप जाता है, जहन में हमेशा के लिए उजागर हो जाती है। और उसी डर के साथ एनी मोर जो होती है ना, वो वही डर उनको सता रही होती है। एंड अफ्रेड ऑफ व्हाट विल हैपन टू हिम ऑन द जर्नी, वो सोच के भयभीत हो जाती है कि अगर ये यात्रा पे जाएंगे ना इनके साथ क्या हो जाएगा। एंड ये वो कारण होता है, डज नॉट वांट हिम टू गो, यही वो कारण होता है कि वो नहीं चाहती है कि जॉन डन इसको छोड़ के कहीं किसी भी यात्रा पे जाए, हमेशा साथ रहना चाहती है। बड़ी अच्छी बात है। ही कन्विंसेस हर, उसके बाद कभी क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं। कभी क्या करते हैं, बोले कन्विंस करते हैं, ही कन्विंसेस हर, मनाने की कोशिश करते हैं, दैट आई एम पार्टिंग अवे नॉट बिकॉज ऑफ आई फेड अप विथ यू, मैं तुमसे थोड़े दिन के लिए जुदा हो रहा हूं, इसलिए नहीं जुदा हो रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं, और नॉट इन द होप्स टू गेट अ बेटर लव, और ना ही इस उम्मीद में कहीं जा रहा हूं कि मुझे तुमसे अच्छा, तुमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली इस दुनिया के अंदर कोई मिल पाएगी। ये वो कारण नहीं है जिस वजह से मैं तुमसे दूर जा रहा हूं इन द फ्यूचर। अब कभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, क्योंकि भाग के शादी के होते हैं ना, तो कि अब परिवार वाले से बिछड़ गए हैं ना, परिवार वाले हमारे साथ नहीं है, तो कभी सोचते हैं अगर हमें कुछ हो जाएगा, हमें कुछ हो गया तो हमारी महबूबा, हमारी प्रियतम, हमारी जो मोहब्बत है ना वो कैसे इस दुनिया के अंदर रहेगी। तो इसी चीज को जहन में रखते हुए कभी अब बता रहे हैं कि इन द फ्यूचर एनी टाइम्स इट हैपेंस दैट आई हैव टू लिव विदाउट यू, कि इन द फ्यूचर, कि भविष्य में ऐसा कभी ना कभी एक समय आएगा जब इट हैपेंस दैट आई हैव टू लिव विदाउट यू, जब वो समय आएगा मुझे तुम्हारे बिना जिंदगी बिताना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हैव टू लिव विदाउट यू, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू गो ऑन अ जर्नी, और यही कारण है कि मैं एक बार यात्रा पे जाना चाहता हूं, एक बार अकेले मैं भी रहना चाहता हूं और अकेले तुम्हें भी छोड़ना चाहता हूं, कि मैं और तुम जब अकेले रहेंगे ना तो इस दुनिया में कैसे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है ना कि कभी यहाँ पे एक और चीज कहते हैं, एंड फील हाउ विल आई फील विदाउट यू, और मैं ये महसूस करना चाहता हूँ जब मैं तुमसे शादी किया हूं ना, ये हमारी लव मैरिज है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, तो मैं जब तुमसे थोड़े समय के लिए अलग होऊंगा ना तो मेरे अंदर जो फीलिंग्स जो होगी ना, मैं कैसा महसूस कर पाऊंगा, मुझे कैसा लगेगा कि मैं अपनी महबूबा से दूर हूं, मैं अपनी प्रियतम से दूर हूं, मैं जिसे सबसे ज्यादा इस दुनिया के अंदर मोहब्बत करता हूं ना वो मेरे से दूर है, मैं उससे दूर हूं। तो ये कल्पना मैं करना चाहता हूं कि वो समय कैसा होगा, उस समय में मैं एक्चुअली में किस तरह जीवन व्यतीत कर पा रहा हूंगा, और उस समय में तुम मेरी महबूबा, तुम मेरी जान कैसी जिंदगी बिता रही होगी। ये कवि समझाना चाहते हैं, किसको समझाना चाहते हैं, अपने महबूबा को समझाना चाहते हैं, अपने पत्नी को समझाना चाहते हैं। और एक चीज और कहते हैं कवि कि एंड ऑल्सो पोएट सेज टू हिज बिलव्ड, और एंड ऑल्सो पोएट सेज
टू हिज बिलव्ड, और पोएट अपने प्रेमिका से कहते हैं नॉट टू बी मोन और वीपिंग, तुम्हें चीखने चिल्लाने और कराहने रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ही विल come back again in her life as the sun sets in the evening and rise in the morning। अब यहाँ पे कभी खास बात कर रहे हैं कि जब भी देखो सिंपल सी चीज है कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जब शादी हो जाती है ना, जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं ना, अगर हम थोड़े समय के लिए कहीं बाहर कमाने भी जाते हैं ना, तो जाते समय वो रोने लगती है। तो ये तो मतलब ये तो अरेंज मैरिज की हम बात कर रहे हैं, ये तो जब लव मैरिज होता है ना, जब जिसे हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उससे जब हम थोड़े समय के लिए भी दूर जा रहे होंगे ना, तो वो बिलख बिलख के रोती है। इसलिए कभी समझा रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है ना कि तुम्हें, जब मैं तुमसे सेपरेट हो रहा हूंगा ना, मैं तुमसे जुदा हो रहा हूंगा, जिस वक्त मैं तुमसे बिछड़ रहा हूंगा, उस समय तुम्हें चीखने चिल्लाने कराहने रोने की आवश्यकता नहीं है मेरी जान, क्योंकि देखो ना मैं फिर तुम्हारे जिंदगी में वापस आने वाला रहूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं थोड़े समय के लिए तुमसे जुदा हो रहा हूं, उसके बाद मैं वापस फिर से तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा एज द सन सेट्स इन द इवनिंग। और यहाँ पे कभी अपनी तुलना किससे करते हैं? सन से, सूर्य से अपनी तुलना करते हैं कि जिस तरह मेरी जान सन सेट्स इन द इवनिंग, जिस समय शाम में सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य मतलब अस्त हो जाता है, सूर्य चला जाता है, अपनी किरणें बिखेरना बंद कर देता है और वापस सुबह में अपनी लालिमा लेके आता है, ठीक उसी प्रकार मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूं, और जब मैं कुछ समय के लिए जाऊंगा ना, उसके बाद वापसी मेरी तय है, और मैं आऊंगा उसी मोहब्बत के साथ, उसी प्यार के साथ, उसी जुनून के साथ, क्योंकि मेरे अंदर तो क्या है, मेरे अंदर एक चीज है कि मेरे अंदर समझ बुद्धि है। एक सूर्य, ये जो अपनी तुलना सूर्य से कर रहे हैं ना, सन से कर रहे हैं ना, ये कहते हैं ना, कभी जब कविता में आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे कभी एक चीज कहते हैं कि जो सन है ना, सन वेंट हेंस, किस देखो ना सूर्य चला गया है लेकिन आज फिर वापस आया है, और सबसे बड़ी बात है ना, इसके पास वापस आने का कोई वजह नहीं था, ना तो इसके पास समझ था, ना तो इसके पास बुद्धि था, ना तो इसके पास ज्ञान था, और ना इसके पास तुम जैसी कोई मोहब्बत करने वाली महबूबा है, फिर भी ये वापस आ रहा है। तो मेरे पास तो तुम जैसे मोहब्बत करने वाली महबूबा है, तो मैं तुम्हें छोड़ के कैसे दूर रह सकता हूं, मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। द पोएट एश्योर्स दैट द पोएट एश्योर्स हिज बिलव्ड, पोएट अपने प्रेमिका को सांत्वना देते हैं, ये बताते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि दैट सी इज हिज ओनली लव, ये इस पूरी ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में ये उनकी एकमात्र महबूबा है, एकमात्र प्रेमिका है, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। एंड नोबडी कैन लव हिम मोर देन सी डज, और इस दुनिया में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है, कोई भी ऐसी बनी ही नहीं है जो तुमसे ज्यादा मेरे से मोहब्बत कर पाएगी इस दुनिया में, क्योंकि मुझे पता है ना कि तुम मेरे से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो, तो मैं वापस कैसे ना आऊंगा, सो इन माय एब्सेंस। और इसलिए जाते जाते कभी कहते हैं, इसलिए मेरे अनुपस्थिति में प्लीज डोंट वीप, कृपया करके मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि जब मैं यहां से चला जाऊंगा ना, मेरे अनुपस्थिति में अपने आप को मजबूत करना, क्योंकि देखो, क्योंकि जब मैं यहां नहीं रहूंगा ना, मेरी याद तो तुम्हें आएगी, ये गारंटी है कि कोई इंसान जिससे बेइंतहा मोहब्बत करता है ना, एक दिन के लिए भी अगर कहीं चला जाता है ना, याद तो पूरी रात आती है, जब जब नींद खुलती है ना, तब तब याद आती है। लेकिन यहाँ पे कभी कह रहे हैं, समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि इन माई एब्सेंस प्लीज डोंट वीप, तुम मेरे अनुपस्थिति में कृपया करके रोना मत, क्योंकि व्हेन योर टीयर्स कम आउट, जब तुम्हारे आंख से जो आंसू आएंगे ना, आंसू निकलेंगे ना, जब तुम रोगी, जब तुम कराहोगी, जब तुम दुखी रहोगी, तुम्हारे आंख से जो आंसू निकलेंगे ना, ऐसा समझना, यू फील दैट माई ब्लड इज कमिंग आउट, तुम ऐसा समझना कि वो तुम्हारे आंख से आंसू नहीं, क्या है, तुम्हारे जो आंख से आंसू गिर रहे हैं ना, वो आंसू नहीं, हमारा
खून का कतरा बह रहा है। एंड एट द एंड, और अंत में कवि कहते हैं कि पोएट सेज दैट वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। हम दोनों सदा सदा के लिए एक दूसरे के लिए बने हैं। और लास्ट में एक बड़ा अच्छा मैसेज देते हैं, एंड हु रियली लव्स टू ईच अदर, जो वास्तव में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, जिनकी मोहब्बत सच्ची होती है ना, जो दिलो जान से मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, हु रियली लव्स टू ईच अदर नेवर बी सेपरेटेड, वो कभी जुदा नहीं होते हैं, मरने के बाद भी नहीं और जीने के साथ भी नहीं, ये कभी जुदा हो ही नहीं सकते। क्योंकि प्यार जो होता है ना, प्यार किसी चीज की अजीज गुलाम नहीं होती, ये अपने आप होती है, ये एक फीलिंग्स होता है। और इस फीलिंग्स के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर प्यार एक ऐसा चीज है ना, किसी को भी आप अपने बस में कर सकते हैं। किससे? मोहब्बत से। किससे? मोहब्बत से। आप दुनिया के अंदर कोई भी बड़ा चीज है ना, देखो प्यार में इतनी शक्ति होती है ना कि हाथी जैसा विशाल जानवर भी आपके बंधक में बंध के, शेर जैसा ताकतवर जानवर भी आपके इशारों पे सर्कस के अंदर नाचता है। क्योंकि हम उसको प्यार से क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं, उसको उतना प्यार देते हैं कि उसको जंगल के वातावरण की याद ना आ पाए। इसलिए मेरे बच्चों, ये जो कविता था ना, ये अपने आप में एक लव पोएम था, बड़ा बेहतरीन कविता था। आप समझे होंगे, सीखे होंगे। और जो नेक्स्ट क्लासेज आपकी होगी ना इससे, वो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी और प्लस क्वेश्चन आंसर होगी, जो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। और उसका भी सबसे बड़ी बात है कि उसका भी ऑब्जेक्टिव जो भी आपको मिलेगा ना, एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव होगा। और उसके लिए भी आपको क्या होगा, क्या करना होगा कि उसका भी पीडीएफ होगा, और आपको जाके वहां से पीडीएफ के लिंक से जाके पीडीएफ आपको सेव करके रख लेना है, ताकि जब भी समय मिले आप देख सकते हैं। और बच्चों, अब जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, कि थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप पूरा वीडियो को देखे ना, तो आपको हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप अपने साथ आसपास के जितने भी बच्चे हैं ना, उनको भी इस चैनल पे लेके आइए और कहिए कि ये जो क्लास हम किए ना, बहुत मजेदार क्लास था ना बच्चों, बड़ा मजेदार क्लास। जी हाँ, बहुत मजा आएगा, हमको पता है कि बहुत मजा आपको आया होगा। लेकिन और मजे के लिए क्या करना है, और जब आपको मजा आए उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमारे यूट्यूब चैनल लीड इंग्लिश एकेडमी को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। लीड इंग्लिश एकेडमी को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कुछ नहीं करना है। और जितना ज्यादा हो सके ना, जितना ज्यादा हो सके आप लोगों से उतना ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास पढ़ने के पैसे नहीं होते हैं, उनका भला हो सके। क्योंकि पूरा का पूरा क्रैश कोर्स वाली क्लास आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे चैप्टर वाइज विथ नोट्स पीडीएफ के साथ में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो धन्यवाद आप सभी का। आइए, पर डे आपकी क्लासेस होगी, और जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से, ताकि आपको सारा अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद।